पूरा वर्ल्ड वॉर टू ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल बैटल्स और एपिक बैटल से भरा हुआ है जिसके बारे में आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ कर्स्क, पर्ल हार्बर, फ्रांस का इन्वेजन, बारबरोसा, ये सारी चीजें जनरली लोगों को पता होती हैं। बट एक ऐसा बैटल है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके बारे में उन लोगों को भी ज्यादातर नहीं पता है जो पूरे वर्ल्ड वॉर टू को जनरली फॉलो करते हैं। ये एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें स्टालिनग्राड से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी जर्मन्स को, फिर भी इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो इस वीडियो में जो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर टू की सीरीज का एपिसोड 57 है, हम बात करेंगे ऑपरेशन बैग्रासियों के बारे में। कहानी शुरू होती है जून 1944 से। इस टाइम तक आते आते ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मन आर्मी बहुत वीक हो चुकी थी। तो अब वो जानते थे कि हमको आगे बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब ज्यादा और अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने का। उनका बस ये पर्पस था कि जहां तक हम पहुंच चुके हैं उन एरियाज को हमको होल्ड करना है, हमको पीछे नहीं हटना। तो पूरी तरह डिफेंसिव मोड में आ चुके थे। बट अभी भी ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी के पास कुल मिला के 3 आर्मी ग्रुप अभी भी एक्टिव थे। आर्मी ग्रुप नॉर्थ, सेंटर और साउथ। यही 3 आर्मी ग्रुप जो थे जिन्होंने बारबरोसा के समय इतना जबरदस्त अटैक किया था, इतना तेजी से इन्होंने टेरिटरीज हासिल की थी। बट अब ये लोग डिफेंसिव पे थे। अगर आर्मी ग्रुप साउथ की बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था। बैटल ऑफ कर्स्क के बाद, बैटल ऑफ कीव के बाद, फिर दिनेपर कार्पाथियन ऑफेंसिव और क्रीमियन ऑफेंसिव के बाद ये बहुत वीक हो चुका था आर्मी ग्रुप। आर्मी ग्रुप नॉर्थ जो है वो भी रिट्रीट कर रहा था लेनिनग्राड से। तो ये जो आर्मी ग्रुप नॉर्थ और साउथ रिट्रीट कर चुके थे, इसकी वजह से जो आर्मी ग्रुप सेंटर था ना, वो ऐसा बाहर निकल गया था। ये वैसी सिचुएशन थी कि आप मान लीजिए कि 3 लोग खड़े हैं और जो साइड के 2 लोग हैं वो पीछे हट चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आगे वाला है वो आगे हो जाएगा ना। तो इस वजह से आर्मी ग्रुप सेंटर जो था वो अपने बाकी दोनों जो नेबरिंग आर्मी ग्रुप्स थे उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रह पा रहा था और वो एक बाहर निकल चुका था। तो उनकी जो बाउंड्रीज थी वो ऐसे बाहर आ गई थी, जिसको सेलिएंट कहते हैं मिलिट्री की भाषा में। ऐसे जो सेलिएंट्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करना, मतलब एनिमी का अटैक करना बहुत आसान होता है। और ऐसे ही सिचुएशन में जनरली एनिमी अटैक करता है जब उसको दिखाई पड़ता है कि आपके जो लेफ्ट और राइट फ्लैंक है, मतलब आपका लेफ्ट और राइट जो एज है वो टोटली अभी वल्नरेबल है, उस पर आप अटैक कर सकते हो। इसीलिए कर्स्क की लड़ाई भी हुई थी। जब कर्स्क में एक सेलिएंट बन गया था तब सोवियत लोगों ने वहां पे काउंटर अटैक किया था। तो यहां पे भी अब आर्मी ग्रुप सेंटर खतरे में था। तो जो जर्मनी का हाई कमांड था, मिलिट्री लीडरशिप, वो जानते थे कि 1944 के समर्स के समय एक जबरदस्त काउंटर अटैक करेंगे सोवियत लोग। बट ये अटैक कहां पे आएगा इसके बारे में पता नहीं था। बट जर्मन हाई कमांड का ये मानना था कि अटैक आएगा साउथ की तरफ, क्योंकि देखिए आर्मी ग्रुप साउथ ऑलरेडी बहुत रिट्रीट कर चुका था और वो वीक पोजीशन में थे। तो इस वजह से जर्मनी की लीडरशिप ने क्या किया, उन्होंने आर्मी ग्रुप सेंटर से बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स को निकाल के आर्मी ग्रुप साउथ की तरफ भेज दिया ताकि साउथ अच्छे से रीइंफोर्स हो जाए। तो अब आर्मी ग्रुप सेंटर जो था उनके पास सिर्फ 580 टैंक बचे और उनकी जो उनके पास ट्रूप्स थे वो इतनी कम हो गए थे संख्या में कि लंबी लंबी उनकी फ्रंट लाइंस थी और बहुत कम ट्रूप्स को उन्होंने इन लाइंस को कवर किया हुआ था। और ये सारे ट्रूप्स और बहुत सारे जो व्हीकल्स थे, इक्विपमेंट थे, उन्होंने साउथ की तरफ भेज दिया था, ये सोचे कि साउथ में अटैक आएगा। ऐसा इसलिए कर रहा था जर्मन हाई कमांड क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह बदल गई थी। उनकी स्ट्रैटेजी थी, पहला, जो वेस्टर्न फ्रांस में एलाइज आ चुके हैं उनको हमको हराना है, उनको रोकना है और उनको वापस भेजना है। ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा उनका स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि जो समर में जो रेड आर्मी काउंटर अटैक करने वाली है ईस्टर्न फ्रंट पे, उस अटैक को हमको हराना है। तीसरा, हमको इटली को होल्ड करना है। देखिए क्योंकि इटली का भी कैंपेन लगातार चल रहा था इस समय, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव था। और चौथा था कि हमको जहां जहां जिस भी फ्रंट्स पे भी लड़ाई हो रही है उनको बस इतने समय तक रोकना है कि हमारे जो सुपर वेपन्स हैं जो लगातार नाजी लोग बना रहे थे वो वेपन्स तैयार हो जाए, ताकि उन वेपन्स को यूज करके हम सारे लोगों को एक साथ हरा देंगे। तो बस उसके डेवलपमेंट तक हम सारे फ्रंट्स को रोक के रखें। तो इन 4 चीजों के अराउंड ये जर्मन हाई कमांड की स्ट्रैटेजी रिवॉल्व कर रही थी। अब दूसरी तरफ जो सोवियत लोग थे उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी। वो अभी थोड़ा जीतने लग गए थे, अब वो एक स्ट्रांग पोजीशन में आ चुके थे। तो इसीलिए फिर रेड आर्मी के सामने ये 3 उनके पास रास्ते थे। पहला ये था कि वो जानते थे कि उन्होंने जो यूक्रेन का ऑफेंसिव है उसमें सक्सेसफुल हुए थे, तो क्यों ना हम साउथ की तरफ ही और मूव करें और साउथ में जाते जाते हम रोमेनिया और बल्गेरिया जो कि इसके एलाइज थे जर्मनी के, उनको हम अटैक करें ताकि जो जर्मनी की एलाइड साइड है वो वीक हो जाए और फिर जर्मनी जल्दी लड़ाई से बाहर आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम नॉर्थ की तरफ जाएं और ईस्ट प्रशिया के अंदर घुसे और जो वहां पे उनका आर्मी ग्रुप है उनकी सप्लाईज को कट ऑफ करें और वहां से हम जाके सीधे आगे बढ़ते बढ़ते बर्लिन में जाएं। तीसरा उनका ऑप्शन ये था कि हम सेंटर में, यानी कि जो बेलारूसिया का रीजन है उसके अंदर हम अटैक करें जाके, और वो जो वहां पे आर्मी ग्रुप सेंटर का एक बड़ी सी जो सेलेंट बना हुआ है
जिसको कहते थे बेलोरूशियन बालकनी, उसके ऊपर हम अटैक करें, उसको कट ऑफ करें, ताकि इतना बड़ा जो आर्मी ग्रुप सेंटर है उसको हम हरा दें, कैप्चर कर लें, और उसके बाद हम पोलैंड में एंटर करें और वहां से हम बर्लिन के रास्ते पे जाएं। तो ये 3 ऑप्शंस उनके सामने थे अब सोवियत लोगों के सामने, और वो सोच रहे थे कि इसमें से कौन सा बेस्ट होगा। तो जब रेड आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि ये आर्मी ग्रुप सेंटर वाले एरिया में अटैक करेंगे, तो स्टालिन से पूछा गया कि भाई इस जो हमारा कैंपेन है इसका नाम क्या रहेगा। तो स्टालिन ने कहा कि इसको हम कहेंगे ऑपरेशन बैग्रासियों। ऑपरेशन बैग्रासियों इसका नाम इसलिए था क्योंकि ये नाम पड़ा था जनरल बैग्रासियों के नाम पे। ये एक ऐसा आदमी था जो 1812 में जब नेपोलियन ने इन्वेड किया था रशियन अंपायर को, तो उस लड़ाई में इस आदमी की डेथ हुई थी, तो उसको ऑनर करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम था। ऑपरेशन बैग्रासियों के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला, बेलारूसिया के रीजन को लिबरेट करना है, मतलब वहां पे जर्मन फोर्सेस हैं उनको बाहर निकालना है। दूसरा, बेलारूसिया के अलावा भी उसके आसपास के रीजन में जितनी भी जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उनको हमको लिबरेट करना है। और तीसरा, आर्मी ग्रुप सेंटर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। अब यहां पे मैंने कहा कि रेड आर्मी को बेलारूसिया को लिबरेट करना था, या ईस्टर्न फ्रंट पे जो टेरिटरीज थी जर्मन ऑक्यूपाइड उनको लिबरेट करना था। तो इस वर्ड से रिलेटेड मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं। लिबरेशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे कोई ऐसी फोर्सेस आके बैठी हुई है जो वहां की नहीं है, बाहर से आई हुई है, और उन्होंने जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन। तो आप उस पर अटैक करते हो और वहां पे जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है उनको निकाल देते हो, तो एक तरह से आपने उस जगह को लिबरेट कर दिया। बट ये बहुत ही कमाल का शब्द है लिबरेशन, क्योंकि क्या होता है कि जो मान लीजिए कि आपने उस जगह पे अटैक किया और वहां पे जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी उसको आपने निकाल दिया और आपने उसको टेक्निकली तो लिबरेट कर दिया है, बट अब आप वहां पे चले गए हो और उस जगह को आप भी नहीं चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने भी ऑक्यूपाई ही किया उस जगह को। तो लिबरेशन कैसा हुआ नहीं कह सकते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पोलैंड का इन्वेजन। 1939 में जब हिटलर ने इन्वेड किया था पोलैंड को, तो बहुत सारे पोलैंड के ऐसे हिस्से थे जो एक्चुअली जर्मनी के इन्वेजन को वेलकम कर रहे थे। जो उन्होंने देखा कि जर्मन इन्वेजन आ रहा है, उनके ट्रक्स आ रही हैं, टैंक्स आ रहे हैं, तो वो खुश हो रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जर्मन्स ने लिबरेट किया पोलैंड को। तो यहां पे बेलारूसिया, और जब पोलैंड को लिबरेट करने की बात कर रहे थे रेड आर्मी, तो ऐसा भी था कि पोलैंड में भी वो चाहते नहीं थे शायद कि रेड आर्मी उनको आके वहां पे राज करे, उनको अपनी एक गवर्नमेंट चाहिए। तो इसीलिए लिबरेशन ये जो वर्ड है इसको 2 तरह से देखा जा सकता है। बहरहाल अगर अब बात करें हिटलर की, तो जानता था कि वेस्टर्न फ्रंट पे यानी वेस्टर्न फ्रांस में अलाइड फोर्सेस लैंड कर चुकी हैं। नॉर्मंडी से वो लोग अंदर आ चुके हैं 6 जून को। तो वो जानता था कि वहां से, उस जहां से वो लैंड किए वहां से लेके जर्मन बॉर्डर सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है। मतलब एलाइज लोग को 500 किलोमीटर ट्रेवल करके आ गए तो जर्मनी के अंदर घुस जाएंगे। दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे अभी जहां पे जर्मन फोर्सेस थी, जहां पे उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, वहां से जर्मनी के बॉर्डर्स थे 1000 किलोमीटर। तो हिटलर को लग रहा था कि हमको पहले वेस्टर्न फ्रंट पे डील करना है फोर्सेस को, क्योंकि अगर वो ज्यादा नजदीक है हमारे, अगर हमने उनको नहीं रोका तो जल्दी जर्मनी में घुस जाएंगे। तो इसीलिए उसने अपना सारा फोकस वेस्टर्न फ्रंट पे करके रखा था। तो ऑलरेडी कुछ हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट से फोर्सेस उठा के मूव कर दी थी साउथ की तरफ, इटली में भेज दी थी, कुछ फ्रांस की तरफ भेज दी थी। तो ऑलरेडी आर्मी ग्रुप सेंटर जो था वो वीक हो चुका था। उसके बाद क्योंकि जर्मन हाईकमांड को लग रहा था कि जो सोवियत काउंटर अटैक आएगा वो आर्मी ग्रुप साउथ की तरफ आएगा, तो इसलिए उसने और कुछ सेंटर से फोर्सेस निकाल के साउथ में भेज दी थी। तो आर्मी ग्रुप सेंटर बहुत ही वीक हो चुका था। उनके पास सिर्फ 580 टैंक थे और उनके सामने सोवियत फोर्सेस के पास 4000 टैंक थे। आप समझिए लगभग 10 गुना ज्यादा टैंक, हर एक टैंक पे लगभग 9.5 टैंक सोवियत लोगों के। तो कितनी जबरदस्त सुपीरियोरिटी थी रेड आर्मी के पास। जो रेड आर्मी का अटैक था वो एक बहुत बड़ा एक कैंपेन था। वो एक लंबे से 720 किलोमीटर के एक्सिस पे अटैक करने वाले थे और ये अटैक 4 फ्रंट पे होने वाला था। साथ ही साथ यहां पे लीडरशिप में भी थोड़ा बदलाव आया था। स्टालिन ने अपने मिलिट्री लीडर्स को थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस देना स्टार्ट कर दिया था, बहुत हल्का फुल्का, कि ठीक है अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो इस तरह से कर लो। बट हिटलर बिल्कुल उल्टा हो चुका था। उसने शुरू में इंडिपेंडेंस दी थी अपने मिलिट्री जनरल्स को और उनके जनरल्स ने शुरू में बहुत सक्सेस हासिल की थी, बट अब हिटलर पैरानॉइड हो चुका था और वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा था। उसने बोलकर रखा था कि जब मैं ऑर्डर दूंगा तभी तुमको करना है और कोई भी बिना मेरे परमिशन के अटैक लॉन्च नहीं होगा, डिफेंस जो भी करूंगा मैं ही ऑर्डर करूंगा तब होगा। और दूसरी तरफ उसने ये कह के रखा था कि जब तक मैंने ऑर्डर नहीं दिया तब तक आप अपनी पोजीशन को छोड़ोगे नहीं, आपको रिट्रीट नहीं करना है।
इसकी वजह से उसके बहुत सारे आर्मी के जो डिविजन्स थे वो सराउंड होके कैप्चर हो जा रहे थे, क्योंकि उसने ये परमिशन ही नहीं दी थी कि आप रिट्रीट कर लो अगर वो सिचुएशन मुश्किल है तो, जो कि स्टार्टिंग में वो कर रहा था। स्टार्टिंग में जब जर्मनी के जनरल्स थे वो देख रहे थे कि यहां पे हमारी पोजीशन मुश्किल है तो रिट्रीट कर लेते थे, बट अब हिटलर ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से भी अब ये दोनों जर्मनी के फोर्सेस और रेड आर्मी की फोर्सेस एक अलग लीडरशिप के स्टाइल में ऑपरेट कर रही थी। ऑपरेशन बैग्रासियों के अंदर जो रेड आर्मी 4 फ्रंट्स पे अटैक करने वाली थी, उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो फ्रंट था जिसका नाम था फर्स्ट बाल्टिक फ्रंट, उसमें थे लगभग 3,60,000 सोल्जर्स। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो नीचे के जो फ्रंट्स हैं रेड आर्मी के, उनको हमको उनके फ्लैंक्स को हमको कवर करना है और हमको जाना है लातविया के अंदर। इसके जो नीचे वाला फ्रंट था उसका नाम था थर्ड बेलोरूशियन फ्रंट, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि उनको वितेब्स्क के रीजन को उनको कैप्चर करना है, और उसके बाद जो ओरछा के नॉर्थ का रीजन है उसको हमको कैप्चर करना है, और उसके बाद हमको जाना है फाइनली बेलोरूसिया के कैपिटल के अंदर, और उसके बाद हमको जाना है विल्नियस यानी लिथुएनिया के कैपिटल को जाके हमको कैप्चर करना है। इसके नीचे जो फ्रंट था उसका नाम था सेकंड बेलोरूशियन फ्रंट, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमको ओरछा के साउथ के रीजन को कैप्चर करना है, और इसमें थे कुल मिला के 3,20,000 सोल्जर्स, और इनको मिन्स्क का जो एरिया है उसको सराउंड करना था ताकि जो जर्मन फोर्सेस है वहां पे ट्रैप हो जाए। और जो सबसे नीचे सोवियत अटैक का जो फ्रंट था उसका नाम था फर्स्ट बेलोरूशियन फ्रंट, और ये लोग अटैक करने वाले थे मिन्स्क के अंदर, और इसमें थे कुल मिला के 5,55,000 सोल्जर्स। तो जब आप ये नंबर्स देखते हैं 5.5 लाख, 5,80,000, 3.5 लाख, इतने सारे सोल्जर्स बैग्रासियों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इनका ये मकसद था कि पूरा जो आर्मी ग्रुप सेंटर है उसको हम तहस नहस कर देंगे। बहुत बड़ा ये अटैक था। पूरा ऑपरेशन बैग्रासियों 2 सोवियत कमांडर्स के लीडरशिप के अंदर था। जो ऊपर के 2 फ्रंट थे उनको कमांड कर रहे थे जनरल वसिलेव्स्की, और जो नीचे के 2 फ्रंट थे उनको कमांड कर रहे थे जनरल जॉर्जी जुखोव। ये दोनों स्टालिन के बहुत ही फेवरेट मिलिट्री कमांडर्स थे, और उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। इस पूरे ऑपरेशन में पार्टिजन ग्रुप्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी। पार्टिजन ग्रुप्स मतलब ऐसे कुछ लोग थे जो जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर थे, या तो ये लोग सिविलियंस थे या फिर जो वो जगह थी उसके आर्मी जो खत्म हो चुकी थी उस आर्मी के हिस्सा थे, जो कि जर्मन्स को तंग कर रहे थे। मतलब जितने भी ट्रूप मूवमेंट हो रहे थे, कभी उनके ऊपर अटैक कर दिया, कुछ 10-15 ट्रूप्स जा रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये पार्टिजन ग्रुप्स क्या कर रहे थे कि जो जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया हुआ टेरिटरी को उसको हम आसानी से जीने नहीं देंगे। तो ये पार्टिजन ग्रुप्स के साथ भी रेड आर्मी कोऑर्डिनेट कर रही थी, और उनको पता था कि ये बड़ा अटैक होने वाला है। और तीसरा और सबसे अहम ऑपरेशन बाग्रासियों का हिस्सा था मासिरोव का। मतलब ये सोवियत टेक्निक थी कि हम ये जो इतना बड़ा अटैक करने वाले हैं इसके बारे में जर्मनी को पता ना चले। तो जो सोवियत डिसेप्शन की जो टेक्निक थी उसको कहते हैं मास्किरोव का, और इसमें इन्होंने 2-3 चीजें की। पहली चीज कि इस रीजन में उन्होंने फेक रेडियो ट्रैफिक जनरेट किया। मतलब जो सोवियत रेडियो ऑपरेटर्स थे वो लोग रेडियो पे बात करते थे कि हम इतने ट्रूप्स मूव करने वाले हैं, यहाँ पे इतना हम इक्विपमेंट भेजने वाले हैं, और ये सारी वो बात कर रहे थे कि हम सारा इक्विपमेंट, सारे ट्रूप्स भेजने वाले हैं साउथ के रीजन में, ताकि जर्मनी के लोगों को लगे कि सोवियत काउंटर अटैक साउथ में आने वाला है, तो वो साउथ को रीइंफोर्स करते रहे। उसके अलावा बहुत सारे ट्रूप्स को वो लोग एक्चुअली मूव करवा रहे थे। तो क्या करते थे ये लोग, रेड आर्मी लोग क्या कर रहे थे कि दिन के टाइम बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारे व्हीकल्स को वो लोग साउथ की तरफ भेजते थे। तो जो जर्मनी के लोग थे वो देखते थे कि हाँ भाई यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मतलब साउथ में अटैक आने वाला है। सुबह वो मूव करते थे और रात को वापस वो टैंक्स और सोल्जर्स वापस चले आते थे अपनी पोजीशन पे। तो जर्मनी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये जो अटैक आने वाला है ये साउथ में ही आने वाला है, और जर्मनी के लोगों को हवा भी नहीं थी कि जो अटैक आने वाला है वो साउथ में नहीं, वो सेंटर में आने वाला है। तो फिर 22 जून साल 1944 को ऑपरेशन बाग्रासियों स्टार्ट हुआ। 22 जून एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1941 में 22 जून को ही ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट किया था जर्मनी ने, जब उन्होंने सोवियत यूनियन पे अटैक किया था। तो 3 साल हो चुके थे, और अब ऑपरेशन बाग्रासियों को लॉन्च करके वो एक जर्मनी से एक सिंबॉलिक बदला लेना चाह रहे थे। तो ये जब अटैक स्टार्ट हुआ तो ये ऐसा नहीं था कि एक साथ सारे फ्रंट्स पे अटैक हुआ, ये अटैक एक स्टेजेस में हुआ। तो 22 जून को एक फ्रंट ने अटैक किया, फिर 23 जून को एक फ्रंट ने अटैक किया, और सारे अलग अलग फ्रंट, जो 4 फ्रंट्स थे सोवियत यूनियन के, उनको जबरदस्त सक्सेस मिली। जो सबसे ऊपर वाला जो फ्रंट था उसको इतनी जबरदस्त सक्सेस मिली कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था उससे वो बहुत आगे निकल गए थे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस था यहाँ पे रेड आर्मी का कि आप समझिए कि 29 जून तक आते आते जो हिटलर ने क्या क्या रखा था कि फोर्ट्रेस सिटीज हैं, मतलब ऐसी सिटीज जिनको हमको लास्ट मोमेंट तक डिफेंड करना है, उस पर कोई भी अटैक सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता,
ऐसी 4 फोर्ट्रेस सिटीज को रेड आर्मी ने कैप्चर कर लिया। ये सिटीज थी विटेब्स्क, ओरछा, मोगिलेव और पोवरोस्क। रेड आर्मी ने एक हफ्ते में 120 से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, सिर्फ एक हफ्ते में। और इस इतने बड़े ड्राइव में इन्होंने बहुत सारे जर्मन ट्रूप्स को कैप्चर किया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हिटलर ने क्या कह रखा था कि रिट्रीट नहीं करना है। तो आपको पता है कि यहां से सामने से रेड आर्मी आ रही है और आपकी पोजीशन मुश्किल है, आप डिफेंड नहीं कर पाओगे, फिर भी आपको वहीं रुकना है और अल्टीमेटली कैप्चर होना है। ये हालत हो रही थी जर्मन सोल्जर्स। इसके बाद रेड आर्मी ने कैप्चर किया मिन्स्क को। तो बेलारूसिया की कैपिटल भी अब रेड आर्मी के हाथ में थी। 15 से 16 जुलाई को रेड आर्मी ने एंटर किया बाल्टिक स्टेट्स में और उन्होंने लिथुएनिया के कैपिटल को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद वो आगे मूव करने लगे पोलैंड की तरफ। तो ये जो रेड आर्मी का अटैक था ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि आप समझिए कि ये लोग, इनका मूवमेंट इतना दूर तक हो गया था कि ये अब अपनी रेलवे लाइन से 800 किलोमीटर दूर आ चुके थे। मतलब मान लीजिए कि आपकी यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां पे आपकी ट्रूप्स हैं और यहीं पे आपकी सप्लाई लाइन है, रेलवे लाइन है। अब आपकी रेलवे लाइन तो यहीं तक है और आपके ट्रूप्स सक्सेसफुल होते हुए आगे जा रहे हैं। अब इतना डिस्टेंस आ चुका है, तो ऑब्वियसली जब इतना डिस्टेंस आ चुका है तो ये आपकी सप्लाई लाइंस बन चुकी हैं इतनी लेंथ की। तो इतनी लंबी सप्लाई लाइन जब होती हैं तो आपके लिए खतरा होता है। तो आप क्या करते हो, यहां पे अपने सोल्जर्स को रोकते हो और आपकी सप्लाई लाइंस को आप आगे बढ़ाते हो। तो अब 800 किलोमीटर रेड आर्मी के सोल्जर्स आ चुके थे और वो थक चुके थे। तो यहां पे आके उनका जो मूवमेंट आगे का उसको रोका गया। तो 1 अगस्त साल 1944 को रेड आर्मी पहुंच गई प्रागा के पास। प्रागा वॉर्सो के बहुत नजदीक है। अब वॉर्सो में लोग जान चुके थे कि किसी भी वक्त अब रेड आर्मी यहां पे आ जाएगी। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, जो पोलैंड की सरकार थी वो एग्जाइल हो चुकी थी। मतलब वो यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, उनका जो लीडर था वो सब चले जा चुके थे ब्रिटेन में, वो वहां बैठे थे। और ब्रिटेन से वो लोग अपनी जो वॉर्सो में जो आर्मी बची थी, जिसको होम आर्मी कहते हैं, उनको वो निर्देश दे रहे थे कि ऐसा करो ऐसा करो। तो जो होम आर्मी थी वॉर्सो की, वो लॉयल थी उस एग्जाइल गवर्नमेंट के प्रति। मतलब जो उनकी सरकार थी, उनके जो लीडर्स थे जो ब्रिटेन में बैठे थे, उनके लिए वो लोग वफादार थे। तो होम आर्मी का ये मानना था कि हम इसके पहले की रेड आर्मी यहां पे आए और रेड आर्मी हमको कैप्चर कर ले, हमको खुद जर्मनी जो हमारी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है उनके ऊपर हमला करके उनको यहां से निकालना है। क्योंकि अब जर्मनी जानती है कि यहां से रेड आर्मी आ रही है, कभी भी वो अटैक करेंगे और हमारे यहां से जगह निकल जाएगी, तो हम इनके ऊपर पहले अटैक कर देते हैं ताकि हम अपने देश पे खुद राज करें। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी और की मदद क्यों लें, हमारा देश है, हम यहां पे राज करेंगे, हम सोवियत यूनियन के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो फिर यहां पे जो वॉर्सो की जो होम आर्मी है, उन्होंने सोचा कि हम अब जर्मनी को यहां से हटाएंगे। तो सारे होम आर्मी के सोल्जर्स ने जर्मन फोर्सेस पर अटैक करना स्टार्ट किया। अब जर्मन आर्मी वीक तो हो गई थी, बट वॉर्सो में अभी इतनी वीक वो नहीं हुई थी कि होम आर्मी से लड़ना पाए। तो ये जो होम आर्मी ने हमला किया था जर्मन आर्मी के अगेंस्ट वॉर्सो में, इसको कहते हैं वॉर्सो अपराइजिंग। बट ये अपराइजिंग फेल हुई। यहां पे जर्मन फोर्सेस की विजय हुई और जितने भी यहां पे होम आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया। वॉर्सो अपराइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ईस्टर्न फ्रंट का, क्योंकि ये अपराइजिंग इसलिए हुई थी क्योंकि पोलैंड के लोग नहीं चाहते थे कि ये रेड आर्मी उनके ऊपर कैप्चर करे, क्योंकि पोलैंड अपना एक स्वतंत्र देश था। और रेड आर्मी ने भी स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर 2 के 1939 में उन्होंने भी हमला किया था पोलैंड के ऊपर। तो पोलैंड लोग नहीं चाहते थे कि रेड आर्मी यहां पे आए, बट ये अपराइजिंग फेल हुई। और एक्चुअली वॉर्सो अपराइजिंग पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इस सीरीज का हिस्सा नहीं होगा, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक बहुत फेमस मूवी है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड, जिसमें जो मेन बंदा है, जो मूवी का प्रोटैगनिस्ट है, वो पियानो बजाता है। उस मूवी में वॉर्सो अपराइजिंग दिखाई है। तो अगर आपको पता है कि वो कौन सी मूवी है तो मुझे कमेंट्स में बताना उस मूवी का नाम। तो 1944 को 2 अक्टूबर को, जो एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को वॉर्सो अपराइजिंग को क्रश कर दिया गया। इस अपराइजिंग के बाद वॉर्सो का 90% डिस्ट्रक्शन हो चुका था। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ था क्योंकि पूरी सिटीज खत्म हो जा रही थी और वॉर्सो वहां की राजधानी थी। तो आप सोचिए कि क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। रेड आर्मी भी बहुत दूर आ चुकी थी इस ऑपरेशन बागरसियों के सक्सेस की वजह से, तो उनको भी अब ऑर्डर दिया गया कि अब थोड़ा रेस्ट करो और रिकवर करो, सप्लाई लाइंस को एस्टैब्लिश करो। स्टालिन ये कह रहा था कि हमने पोलैंड पे हमला किया है तो वो पोलैंड को आजाद करने के लिए, तो पोलैंड को आजाद करने के लिए हमने अपना रेड आर्मी का खून गवाया है, तो हम क्यों ना राज करें पोलैंड के ऊपर, ये स्टालिन का मानना था। तो यहां पे जब रेड आर्मी को थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला तो 17 जनवरी अगले साल 1945 को वापस रेड आर्मी ने अपना मार्च स्टार्ट किया और वो पोलैंड में फिर एंटर किए और वॉर्सो को
उन्होंने कैप्चर किया। जब वॉर्सो को कैप्चर कर लिया रेड आर्मी ने, तो यहां पे स्टालिन ने एक पपेट गवर्नमेंट बैठा दी, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो स्टालिन की बातों को मानेगी। तो इस प्रकार ऑपरेशन बाग्रासियो में रेड आर्मी ने 5 हफ्तों में 700 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था और उन्होंने वॉर्सो के एकदम बाउंड्री तक आ गए थे। इतनी बड़ी हार थी जर्मनी के लिए कि आर्मी ग्रुप सेंटर जो था वो ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म हो गया। 20 उनके डिविजन थे वो खत्म हो गए और 50 डिविजन बुरी तरह कमजोर हो गए। यहां तक कि जर्मनी के बहुत फेमस जनरल हाइंज गुडेरियन ने भी कहा था कि अब आर्मी ग्रुप सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नदारद हो चुका है। तो आप समझिए कि इस ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले 1000 किलोमीटर दूर थे रेड आर्मी, बट झटके से 700 किलोमीटर कवर करके अब वो इतना नजदीक आ चुके थे जर्मनी के। इसीलिए कहते हैं कि जब वेस्टर्न जो एलाइज हैं, जब वो वेस्टर्न फ्रांस में लैंड किए थे, तो ऐसा लग रहा था कि पहले एलाइज पहुंचेंगे बर्लिन में, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन बाग्रासियो की सक्सेस की वजह से एक झटके में इतना नजदीक आ गए थे रेड आर्मी की, अब ऐसा लग रहा था कि वही पहले बर्लिन को कैप्चर कर लेंगे, बर्लिन पे पहले पहुंचेंगे। और अल्टीमेटली अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता है तो यही फिर हुआ भी था। इसीलिए कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जो सबसे बड़ी हार थी जर्मनी की, वो थी ऑपरेशन बाग्रासियो, क्योंकि इस एक ऑपरेशन में उन्होंने इतना बड़ी टेरिटरी उन्होंने अपने हाथ से गंवाई और उसके साथ साथ अपना आर्मी ग्रुप सेंटर उन्होंने गंवा दिया। ये इतना बड़ा ऑपरेशन था वर्ल्ड वॉर 2 का, फिर भी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 22 जून को 1944 में और 6 जून को नॉर्मंडी की लैंडिंग्स हुई थी। डी डे की वजह से सारा जो न्यूज कवरेज है वो डी डे ले गया और आज भी इतनी सारी मूवीज बनी हैं, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, इतने सारे सीरियल्स बने हैं, वो सारे बात करते हैं डी डे के बारे में। तो बाग्रासियो के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता। बट बाग्रासियो वो ऑपरेशन था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन आर्मी की कमर पूरी तरह तोड़ दी और अब ये बात क्लियर हो गई थी कि जर्मन आर्मी जीत नहीं सकती। इस पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज में जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।